नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबीर जैन। दोस्तों, जो सोनिया गांधी है, इसके कैसे कैसे कारनामे हैं, आपको हैरानी हो जाएगी जब मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखने वाला हूं। और ये पर्दे के पीछे क्या है और पर्दे के सामने ये क्या बोलती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वैसे तो गांधी जो फैमिली है, इसके अंदर दोगलापन ये शुरू से ही रहा है। बेशक वो जवाहरलाल नेहरू हो, वो इंदिरा गांधी हो, राजीव हो, कोई भी हो। और ये जब राजीव गांधी की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये क्या बोलती थी, मुझे मेरा राजीव लौटा दो, मैं इटली वापस चली जाऊंगी। नहीं लौटा सकते तो मुझे भी इसी मिट्टी में मिल जाने दो। ये सोनिया गांधी के रो रो कर इसने ऐसे ऐसे बयान इसने दिए हैं। और लोग भी इस चीज़ों में फिसल जाते हैं। एक तो घोड़ी चमड़ी का भी फायदा इसको मिल जाता है। ऐसा कहने वाली श्रीमती सोनिया गांधी के कार्य जो काम है, जो कार्य इन्होंने करे हैं अपने टाइम के ऊपर, उसके ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तब जाके आपको समझ आएगा कि वो वास्तव में कौन से मिशन पर लगी हुई है शुरू से, पहले दिन से। कई लोग बोलते हैं ये केजीबी की एजेंट थी, बार डांसर थी, पोल के ऊपर नंगे नाच नाचती थी। और आपको मालूम है कि जो गांधी फैमिली है, ये तो सारे ही अय्याश थे। राजीव गांधी भी अय्याश था, इसके चक्करों में फंस गया और शादी करके पोल डांसर को अपने घर में ले आया। अब राजीव गांधी की हत्या जब हो गई, तब तक सोनिया की जो पकड़ है वो सिस्टम के ऊपर उतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज हम देखते हैं। और राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें अभी अभी भारत रत्न दिया गया है, क्योंकि उन्होंने वाकई में काम बहुत ज़्यादा किए थे देश की तरक्की के लिए। और वो सोनिया गांधी से, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव, सोनिया गांधी को नज़रअंदाज करके अपना काम करते रहे, तभी काम भी कर लिया। अगर सोनिया गांधी से पूछते तो कोई काम होता ही नहीं, सिर्फ घोटाले होते और सोनिया गांधी की जेब में पैसे जाते। नरसिम्हा राव का ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है बुजुर्ग आदमी थे, तो उसका कोई पोल डांसर से मतलब नहीं था। वो अपना काम में लगे रहे और देश को एक संकट से बाहर निकाला। फिर टाइम आया 99 से लेकर 2004 तक, अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री बने। और इस दौरान भी सोनिया एक तरह से लाचार दिखती आपको नजर आई। लेकिन फिर आया 2004, जिसमें जीतने के लिए, दिल्ली की सत्ता हाथ में लाने के लिए सोनिया ने इतनी गंदी गेम खेली कि उसने देख लिया कि जो हमारा मिडिल क्लास का आदमी है वो निश्चिंत होकर बैठ जाता है कि आएगा तो वाजपेयी ही, कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। क्योंकि टीवी के ऊपर ये सोनिया ने गेम चलाई हमारे दिमाग के साथ खेलने के लिए। आपको निश्चित होकर बैठा दिया कि वाजपेयी आ रहे हैं, और जो हमारा मिडिल क्लास है वो सारा छुट्टियां मनाने चला गया, वोट देने गया ही नहीं। और वाजपेयी जी इतना काम करने के बाद, कारगिल का युद्ध जीतने के बाद भी वो हार गए और सोनिया के हाथ में आई सत्ता। और वो मिशन शुरू कर दिया उसने, जिसके लिए वो इंतजार में बैठी हुई थी कि कब मुझे ये सत्ता मिले और मैं ये सारे काम करूं। और ये काम उसके हाथ में लिखे हुए थे जब से वो भारत में आई थी। और 2005 में उसने अपना गेम शुरू कर दिया। 2005 में सोनिया गांधी के दबाव में मनमोहन सरकार ने संविधान में 93rd जो संशोधन है वो किया, यानी कि अमेंडमेंट करी। और इस अमेंडमेंट का मतलब था कि सरकार किसी भी हिंदू के शिक्षा संस्थान को कब्जे में ले सकती है, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि मुसलमान, क्रिश्चियंस और हिंदुओं की जो अनुसूचित जातियां हैं या जनजातियां हैं, इनके संसाधनों को वो छू भी नहीं सकती। यानी कि सरकार जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं हिंदुओं के अंदर, या मुसलमान या क्रिश्चियंस हैं, इनकी चीज़ों को टच भी नहीं कर सकती। लेकिन हिंदुओं की कोई भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको छोड़ेगी ही नहीं, उसके ऊपर वो कब्जे कर सकती है। दलितों को, आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग करने की जो सोनिया गांधी की ये सबसे बड़ी चाल थी, वो कामयाब हो गई। और इससे काम एक और शुरू किया सोनिया ने, हिंदुओं को बांट के रख दिया। दैट मीन्स हिंदुओं को बांट कर अपने साथ लगा दिया। मुसलमान क्रिश्चियन को ऑलरेडी इसने अपने साथ किया हुआ था, तभी
2009 के इलेक्शन भी ये जीत गई इसी चक्कर में। और वही काम राहुल गांधी दोबारा से आपके सामने कर रहा है। जातियों में किसको बांट रहा है? हिंदुओं को। क्या उन्होंने कभी जो गणना है, जाति गणना, वो कभी क्रिश्चियंस की करी? भी उनके भी बड़े सेक्शंस हैं। कभी मुसलमानों की करी? नहीं। वो बात करेंगे हमेशा हिंदुओं की, क्योंकि इसी गेम के साथ सोनिया पहले भी जीत चुकी थी। और का असर क्या हुआ कि किसी हिंदू के लिए जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसको चलाना बहुत ही कठिन हो गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके अंदर और भी बड़े गेम करे थे। चर्च की सलाह पर ही 2009 में सोनिया ने शिक्षा के अधिकार का कानून बनवाया। इसके जरिए आम शिक्षण जो संस्थान है उसके अंदर 25% गरीब छात्राओं को दाखिल देना जरूरी कर दिया गया। जबकि दूसरी ओर जो माइनॉरिटीज के संसाधन हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस थी, उसके ऊपर ऐसा कोई भी बाध्य नहीं था ये रूल। यहाँ तक कि उन्हें जो हमारे हिंदुओं की अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उसको भी आरक्षण देने से छूट दे दी गई। अब आप सोच के देखिए इस दाव का असर क्या हुआ होगा। इसका असर हुआ हमारी जो शिक्षा की जो ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुओं की, उनका बचना ही मुश्किल हो गया, चलाना मुश्किल हो गया उसको। क्यों? क्योंकि 25% लोगों को हम फीस ले नहीं सकते थे और उनकी एडमिशन करवाना अनिवार्य था। पहले तो संविधान में 93rd जो ये अमेंडमेंट लेकर आए वो लेकर आए। उसके बाद एक और काम कर दिया। उसके बाद शिक्षा के अधिकार के कानून के चलते ईसाई मुसलमानों के लिए शैक्षिक जो संस्थान है वो चलाना बहुत ही सस्ता हो गया। और दूसरी तरफ हिंदुओं के जो शिक्षण संस्थान हैं उन्हें बंद होने की कगार पर खड़ा कर दिया और बंद होने भी लग गए। कर्नाटक में एक लिंगायत समुदाय है, उसके लोगों के कई मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज चलते होते थे। उनके आगे जब संकट खड़ा हुआ तो उन्होंने लिंगायत को हिंदुओं से अलग धर्म की मान्यता देने की मांग शुरू कर दी। ऐसे ही मांग साईं जो भगत हैं या उनका जो साईं वालों का समुदाय है उन्होंने भी उठाई। और दरअसल ये सोनिया गांधी का ही दाव था, जिससे देखते ही जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो अलग अलग समुदायों में बंटने शुरू हो गए और अपने धर्म को अलग दर्जा देने की मांग करने लग गए। दैट मीन्स हिंदू धर्म पहले ही जातियों में बटा हुआ था। अब तो जो गुरु हैं उनके फॉलोअर्स भी अपने आप को अलग जाति माननी शुरू कर दी और मान्यता अल्पसंख्यक की मांगनी शुरू कर दी उन्होंने। दैट मीन्स हिंदुओं को और भी बुरी तरह से बांट दिया गया। प्लान तो यहाँ तक था कि आगे चलकर जो कबीरपंथी हैं या कोई और संप्रदाय वाले लोग हैं, वैष्णव मानने वाले लोग हैं, ऐसे सब समुदायों को भी अलग धर्म की मान्यता देने की मांग वो करें और उन्हें मांग उनकी पूरी कर भी दी जाए। इसी तरह के दाव से आज़ादी के समय कांग्रेस ने जैन, सिख, बौद्ध को हिंदू धर्म से अलग किया था। दैट मीन्स जो काम 47 में जवाहरलाल नेहरू ने काम शुरू किया और सोनिया गांधी ने 2004 के बाद 2014 तक यही काम करना शुरू कर दिया। और यही इनका गेम प्लान था सोनिया का पहले दिन से। दरअसल 2004 के बाद से सोनिया गांधी के इशारे पर कांग्रेस की जो सरकारें हैं उन्होंने ऐसी कई फैसले लिए जो वास्तव में हिंदू धर्म की रीढ़ पर हमला थे। हैरानी की बात यह रही कि इन सभी में मीडिया ने कांग्रेस को ही पूरा सहयोग दिया। क्यों? क्योंकि बिके हुए थे इस पोल डांसर के सामने। और कांग्रेसियों के साथ तो ये हमेशा ही हमजोले रहे हैं और इनकी ही भाषा बोलते हैं हमेशा से। अब मैं मुद्दे देता हूँ आपको जो जो काम किए। पहले तो शिक्षा जो संस्थान थे हिंदुओं के वो बंद कराए गए, क्योंकि जो एजुकेशन है उसके ऊपर हिंदुओं का हमेशा ही नज़र रही है। जैसे कुछ स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो सबको एक एक करके इसने सोनिया गांधी ने बंद करवा दिया। और मुसलमानों के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो फलते रहे, उन्हें सपोर्ट भी किया फाइनेंशियली और हमारे ऊपर बोझ डाल दिया ताकि अपने बोझ के नीचे ही ये मर जाएंगे। उसके बाद इन्होंने काम किया, राम सेतु के ऊपर हलफनामा पेश कर दिया 2007 में। कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर
ये कहा था क्योंकि राम, सीता, हनुमान, वाल्मीकि वगैरह 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 ये सारे काल्पनिक किरदार हैं, इसलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता। जब बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया, तब जाकर मनमोहन सरकार को पैर अपने वापस खींचने पड़े। दैट मीन्स ये था सोनिया गांधी का मिशन नंबर 2 कि जो राम की निशानी की जितनी चीजें हैं इन्हें एक एक करके हम खत्म करने लग जाएं। तीसरा काम इसने एक और किया सोनिया गांधी ने, कि जो हिंदू आतंकवाद है इसके शब्द को इसने गढ़ दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में मोमेंट्स हमेशा ही उग्रवादी होते हैं। दैट मीन्स 100% उग्रवादी जो है दुनिया में वो मोमिन्स हैं। इससे क्या हुआ कि इसने क्या किया कि उनको सपोर्ट करने के लिए मोमिन्स को, क्योंकि वोट बैंक इसका था, इसने हिंदुओं को भी आतंकवादी घोषित करने की कोशिश करी। इससे पहले हिंदू के साथ आतंकवाद का शब्द कभी इस्तेमाल नहीं होता था। अब आपको मालूम है कि मालेगांव और समझौता ट्रेन धमाकों के बाद कांग्रेस सरकारों ने बहुत गहरी साजिश के तहत हिंदू जो संगठन है इनको इस धमाके में लपेटा और ये जताया कि देश में हिंदू आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। कोर्ट में कांग्रेस की इन साजिशों की धज्जियां भी उड़ चुकी हैं अब तक, लेकिन इनकी जो चाल थी वो बहुत ही गहरी थी। ये तो हमारा सनातन का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि सनातन की धरती पे बैठे हैं, ये हमारा बाल बांका नहीं कर पाए। इसके बाद सोनिया ने एक एजेंडा और किया कि भारत की जो सेना है उसके अंदर फूट डालने की इसने कोशिश करी। अब कैसे? सोनिया गांधी के वक्त में जो भारतीय सेना को जाति और धर्म में बांटने की बड़ी कोशिश की गई थी, आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि तब सच्चर कमेटी की जो सिफारिश थी उसके आधार पर सेना में मुसलमानों पर सर्वे करने की बात कही गई थी। बीजेपी के विरोध के बाद मामला दब गया, लेकिन इसे देश की सेनाओं को तोड़ने की गंभीर कोशिश के तौर पर आज भी देखा जाता है। जानबूझकर किया गया था ताकि मुसलमान हिंदू का स्यापा हमारी आर्मी के अंदर भी घुस जाए। फिर इसने काम किया एक और, क्योंकि खुद क्रिश्चियन है तो चर्च को सरकारी मदद देना इस लेडी ने शुरू करवा दिया। और ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार बनती है वहां पर चर्च को सीधे सरकार से आर्थिक मदद पहुंच जाती है। इसका खुलासा कर्नाटक में आरटीआई के थ्रू हुआ था, जहां सिद्धारमैया सरकार ने चर्च को मरम्मत और रख रखाव के लिए के नाम पर करोड़ों रुपए बांटे थे अपने टाइम के ऊपर। किसके कहने पर? सोनिया गांधी के कहने पर। अब आपको याद होगा इसने चर्च को तो सपोर्ट किया और हिंदू धर्म को वहां पे डंडे मारे। डंडे किसको मारे? हमारे ही शंकराचार्य को, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था। वही शंकराचार्य जो आज राम के मंदिर बनने के ऊपर गुहार लगा रहे हैं कि ये तो मंदिर में हम जाएंगे नहीं। 2004 में इसी कांग्रेस जो है के ने सत्ता में आते ही कांची के जो कामकोटि पीठ के शंकराचार्य थे जयेंद्र सरस्वती जी, इनको दिवाली की रात को गिरफ्तार किया था और कुत्तों की तरह उठा के लेके गए थे इनको अपने मठ में से। तब इसे तमिलनाडु की तत्कालीन जो जयललिता सरकार का नाम माना गया था। आपको मालूम याद होगा कि बहुत बड़ा मुद्दा उस वक्त बन गया था, लेकिन बाद में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया, जिसमें ये पता चला कि वास्तव में ये खेल केंद्र सरकार की तरफ से रचा गया था, जयललिता की तरफ से नहीं रचा गया था। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि जो शंकराचार्य थे वो ईसाई धर्म के अंदर जो ये लोगों को भ्रमित कर रहे थे, लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, रिलीजन को चेंज करवाने का काम कर रहे थे, उस मिशनरी के बीच में शंकराचार्य रोड़ा बने हुए थे, वो इस काम को रोकवा रहे थे। इसलिए कांग्रेस ने उन्हें फंसवा दिया और उन्हें दिवाली की रात को उठाया गया सोनिया के कहने पर। यह है इसका दोगलापन। अभी तो कुछ भी नहीं है। आपको मालूम होगा कि इसने एक काम और भी किया था 2019 में, करवाने की कोशिश करी थी कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं
उसमें एक प्रार्थना होती है, उसके ऊपर भी इन्होंने ऐतराज खड़ा कर दिया। 2019 में एक मामला आया जब एक वकील के जरिए केंद्रीय विद्यालयों में होने वाली प्रार्थना के ऊपर इन्होंने बदलाव की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी। दावा किया जाता है कि इसके पीछे सोनिया गांधी की ही दिमाग चल रहा था। 2014 से पहले भी अपने कार्यकाल में इन्होंने इसकी कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी इनको नहीं मिली थी और 2019 में भी इनको कामयाबी नहीं मिली। और आखिरी बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो सोनिया ने 2004 से लेके 14 तक एक काम और किया कि दूरदर्शन जो हमारा है उसका लोगो इन्होंने चेंज करने की कोशिश करी। वो क्यों? क्योंकि दूरदर्शन के लोगो में एक कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, सत्यम शिवम सुंदरम, और उसको हटाया मनमोहन सिंह के थ्रू। और मनमोहन सिंह ने किसके इशारों पर यह काम किया, ये अब तक आप समझ चुके होंगे कि इस लेडी को एक ही काम करना था, मुसलमान क्रिश्चियंस को बढ़ावा देना, हिंदुओं को जातियों में बांटकर, उसके बाद और बड़े बड़े ग्रुप्स बनाकर इन्हें इतना बांट दो कि अगर 25-30% मुसलमान और क्रिश्चियंस की मेरे पास वोट आ जाए और जो इस जातियों में मैं देश को बांट दूंगी तो उसमें से 10-15% मेरे पास वोटें आ जाएंगी, तो मैं कभी भी ये हार नहीं सकती थी। क्या ब्यूटीफुल गेम प्लान था। और वही गेम प्लान सोनिया गांधी ने दोबारा से राहुल को दे दिया है कि देश को बांट दो, काट दो, फर्क नहीं पड़ता। जब ये स्टेट इलेक्शंस हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, वहां पर इनका कार्ड नहीं चला तो इन्होंने नॉर्थ साउथ में देश को बांटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये क्रिश्चियंस के अंदर, मुसलमानों के अंदर लोगों को कन्वर्ट करते जा रहे हैं, आप सोच के देखिए अगले 5 साल के बाद हमारे देश के साथ क्या होगा। मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि अगर ये मोदी नहीं होते तो अगले 5 साल में ये देश इस्लामिक कंट्री बन चुका होता। और क्यों बनता? क्योंकि स्टूपिड सेकुलर हिंदू जो है वो आज भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मर्जी आपकी है, मैं अपना काम करता जा रहा हूँ आपको जगाने का, और मैं अपना ये एफर्ट रोकने वाला नहीं हूँ जब तक 2024 में हम 450-500 सीटें लेकर दोबारा से नहीं आए थे सत्ता पे और कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज नहीं करते। और ये सारे काम जो सोनिया गांधी ने अपने टाइम पर ये करे हुए थे हिंदुओं को दबाने के लिए, इसको रिवर्स करने का टाइम आ गया है दोस्तों। इसके लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 450 वरना 500 सीटें। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.